आप सोचिए ये जो नाम हटे हैं करीब 38% हैं वो लाड़की बहन योजना का, 38%, और जिसमें से 14,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ है। ये पैसा किसका है? पैसा वो हार्ड वर्किंग टैक्स पेयर का है, जो इस उम्मीद से वो टैक्स पे करते हैं कि सही लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। पर यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में, और ये आरटीआई रिवील कर रही है, जो सरकार से आए थे आंकड़े आए थे, वो कह रहे थे 80 लाख बेनिफिशरीज, पर उसमें से आप देखिए 29,000 पुरुष हैं जो इसका फायदा उठा रहे थे। इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो इसका फायदा उठा रहे थे, उनके परिवार के सदस्य थे जो इसका फायदा उठा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं किस स्केल पे इसको मिसयूज किया। पर सवाल ये है कि जब एनरोलमेंट हो रहा था, ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों नहीं हुए? यो एनरोलमेंट इस हिसाब से किया गया था, क्योंकि सच्चाई यही है, एनरोलमेंट इस हिसाब से किया गया था कैसे इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। जब महायुति की सरकार बुरी तरीके से लोकसभा में हारी थी, महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ी थी, तब ये आनन फानन में ये स्कीम लाई गई थी, और इसी आनन फानन में जिसको भी वो एनरोल कर सकते थे किया। लगभग 10 महीने पैसे जाते रहे इन अकाउंट्स में, जो इनवैलिड अकाउंट्स थे, जो आई डोंट थिंक वो उनके नाम उसमें शामिल होने चाहिए थे, तो उसका मिसयूज किया गया है। पर पूरी सरकार की जानकारी के साथ इसको मिसयूज किया गया है। तो अब ये जो निकाल रहे हैं वो वीड आउट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका राजनीतिक जो काम था वो निकल चुका है। अब जो खर्चा हो रहा था उसको पकड़ में लाने के लिए, पर क्लियरली इट्स अ मैटर ऑफ करप्शन, और इसको इस पे ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए और इसमें अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट होना चाहिए। मैम, महाराष्ट्र मिनिस्टर है नीतीश राणे, उन्होंने मैम आमिर खान के थर्ड मैरिज पे कमेंट किया। उन्होंने लोगों से बोला थिंक बिफोर यू वॉचिंग हिज मूवी, और उन्होंने उनके थर्ड मैरिज को लव जिहाद से लिंक कर दिया। ऐसे मंत्री हैं जो यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार में शामिल हैं, जिनका सिर्फ काम यही है कि किस तरीके से ध्रुवीकरण करें, किस तरीके से राजनीतिक फायदा उठाएं, किस तरीके से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर कर जो जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जैसे कि लाड़की बहन का मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाकर इन फालतू की चीजों में लगाकर रखेंगे। मैं ज्यादा इन पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इनका इतिहास रहा है कुछ भी उलझलूल बयान देकर ये लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जैसे जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं राज्य में उसको दरकिनार किया जा सके। मैम, उन्होंने एक नीतीश राणे ने एक और बयान दिया कि आप ऑपोजिशन लोगों पे कि यू गाइस आर डिसेंडेंट्स ऑफ औरंगजेब, जो आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं डोनेशन चोरी पे। देखिए, चोरी वो करें, चोरी इनकी निगरानी में हो, और औरंगजेब के डिसेंडेंट्स हमें बता रहे हैं। कुछ शर्म है? जो इसने चोरी की वो इन्हीं के संरक्षण में चोरी कर रहे थे। जो उसके बोर्ड के ट्रस्टीज हैं वो वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पीठ थपथपाई कि उन्होंने ये राम मंदिर बनाया। पर सच्चाई ये है कि 500 साल की लड़ाई के बाद साधु संतों के और जो भी जो हमारे विश्वास रखने वाले, धर्म में विश्वास रखने वाले सनातनी हैं, उनकी लड़ाई के बाद और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंतर्गत ये निर्णय जब लिया गया, तो भव्य राम मंदिर उस हमारे इस इतने लंबे प्रयास के बाद बना है। इस तरीके की उलझलूल बातें करना, और मंत्री होने के नाते मैं ये कहूंगी एटलीस्ट अपनी पद की गरिमा का इतना ना नीचे गिराएं कि आज पूरे देश भर में आपका मजाक बन पड़े। मैम, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि जो स्टेट हुड का प्रॉमिस उनसे किया गया उसको लेकर वो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, ये स्टेटहुड जो था ये वादा था। जब 370 हटा था का ये टेम्पररी मेजर है। इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद स्टेटहुड मिलेगा। यही सेम चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द वहां पे चुनाव होना चाहिए और स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। ये हर कश्मीरी की मांग है कि अब जब सब नॉर्मल है और इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन के बाद में एक सरकार बन चुकी है, फिर भी अगर आप स्टेटहुड बहाल नहीं करते हैं तो इसमें आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति जो दिख रही है वो नाकामयाब होती हुई दिख रही है। और मुझे लगता है नाकामयाब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तोड़ मरोड़ की कोशिश कर रहे हैं कि जो बनी हुई सरकार है उसको कैसे गिराया जा सके, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जैसे ये बाकी राज्यों में कर रहे हैं, कैसे उनको तोड़कर खरीद फरोख्त कर कर अपनी सरकार की स्थापना करें। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की निर्णय का भी उल्लंघन है। ये सरकार जो प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, मैं मानती हूँ हर देशवासी को कश्मीरियों के साथ खड़ा होकर उनके जो स्टेटहुड है वापस बहाल करने का प्रोटेस्ट करना चाहिए और सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि जल्द से जल्द इसको लागू करें। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 पिटीशन दायर की गई थी द इम्बेजमेंट ऑफ फंड्स ऑफ राम टेम्पल, तो उस पर आज उन्होंने सुनवाई की। उन्होंने
उन्होंने 3 पॉइंट्स मुख्य बोला। पहला उन्होंने एसआईटी का रिपोर्ट मांगा, दूसरा में उन्होंने एसआईटी में जो ऑफिशियल्स कॉन्स्टिट्यूटेड है उनके डिटेल्स मांगे, और उन्होंने राम टेम्पल ट्रस्ट को रिप्लाई करने के लिए बोला है इंडिपेंडेंट, और जो डिमांड है इंडिपेंडेंट प्रोब के लिए। नहीं, जो इंडिपेंडेंट प्रोब से ये रिक्वेस्ट इसके लिए है कि इसमें जो इंडिपेंडेंट प्रोब होगा या तो सीबीआई के अंतर्गत हो या सिटिंग जज के अंतर्गत हो, जिसकी सुनवाई प्रायोरिटी पे ना लेकर वो रेगुलर हियरिंग में ली जा रही है। तो यहाँ पे एसआईटी का कैसे कॉम्पोजिशन हुआ है, क्या रिपोर्ट है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद वो देखेंगे कि एसआईटी जो भी है, एसआईटी दायरे में आता है स्टेट गवर्नमेंट के। पर ये जो काम हुआ है, ये जो पाप हुआ है, ये पाप पूरे देशवासियों को उससे चोट पहुंची है, और जो भी सनातनी है वो आज दुखी है, मन से दुखी है, व्यथित है कि उन्होंने इतना राम मंदिर में अपने भव्य भाव को लेकर उन्होंने जो दान पेटी में पैसा डाला था, वो उन सबकी चोरी बाकायदा इन्हीं के संरक्षण में हुई है। तो ये जांच का दायरा सिर्फ यूपी तक नहीं सीमित होना चाहिए, ये जांच का दायरा यूपी के एसआईटी से ऊपर हटकर सीबीआई पे आना चाहिए, और जो भी इसके आरोपी हैं और जिनके संरक्षण में ये काम हुआ है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। मैं लगातार कह रही हूं कि जो टेम्पल के ट्रस्टीज हैं, जो टेम्पल बोर्ड के ट्रस्टीज हैं, उनको इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए या उनसे स्टेप डाउन करने को प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब उसमें शामिल थे।